Hi everyone, my name is Namrita, and today we are going to study the chapter An Astrologer's Day by Mr. R. K. Narayan. आर के नारायण जी का स्टाइल काफ़ी यूनिक था व्हेन इट केम टू राइटिंग बिकॉज वो अपने कैरेक्टर्स बैकग्राउंड जो भी पीछे की डिटेल्स होती थी स्टोरी की वो काफ़ी विविडली बहुत ही कलरफुल अंदाज में पोर्ट्रे करते थे अपनी स्टोरीज में एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज काइंड ऑफ स्टोरीज. Talking about the title of this particular chapter, एस्ट्रोलॉजर दिया गया है टाइटल में. एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक स्यूडो साइंस है in which what people do is वो प्लानिटरी जितने भी ग्रह होते हैं, चांद, तारे, सूरज होता है, उसकी पोजीशन से लोगों का फ्यूचर बताते हैं, भविष्यवाणी करते हैं. ये साइंस एक्यूरेट है कि नहीं इज़ अ मैटर ऑफ बिलीफ और इसे स्यूडो साइंस का ओहदा दिया गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी में. अभी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे मतलब जो ज्योतिष होते हैं वो एक कारोबार करते हैं स्टोरी में, और उनके कारोबार करते हुए दिन में क्या क्या चीज़ें होती है वो इस चैप्टर में दिया गया है. There is a twist in the tale, which is why the name of the chapter is quite interesting. क्योंकि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे सुन के लगता है कि एक मामूली दिन की बात हो रही है, एक नॉर्मल डे है, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट द डे. बट एक्चुअली ऑन दिस पर्टिकुलर डे दैट इज पोर्ट्रेड इन द स्टोरी, बहुत एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है हमारे मेन कैरेक्टर जो है एस्ट्रोलॉजर के लाइफ में. तो इस चैप्टर में काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. इसलिए मैंने गूगल स्प्रेडशीट बनाई है जिसमें द इंग्लिश एंड द हिंदी मीनिंग्स ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स आर गिवन. ऑल्सो ये चैप्टर हम 2 वीडियोज़ में पढ़ेंगे बिकॉज़ इट्स अ प्रिटी लेंथी चैप्टर. इस पार्ट में हम जब तक प्रोटैगनिस्ट का मेन जो स्टोरी जो इंसिडेंट की बात मैं कर रही हूँ वो स्टार्ट नहीं होता, हम तब तक इस वीडियो में चैप्टर को कवर करेंगे एंड द रिमेनिंग पार्ट विल कवर इन पार्ट 2. Apart from that, link to a questions list is also given in the description below, जिसमें इस चैप्टर में से क्या-क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. एक गूगल डॉक में मैंने सब टाइप आउट करके नीचे उसकी लिंक है. यू मे चेक दैट आउट एज़ वेल. So let's get started. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. So, we are going to start this chapter with the first line that I've already read, which talks about what our astrologer, or who is the protagonist, the main character of the story, does when he starts his day. Also, these lines tell us what equipment he carries. Now, what is equipment? We'll get to it. This explanation will be both in Hindi and English mix. So, punctually at midday. Midday मतलब दोपहर के 12 बजे. 12 AM या 12 PM नहीं होता. जो दोपहर के 12 बजे होते हैं उसे मिड डे कहते हैं, रात के 12 बजे होते हैं उसे मिड नाइट कहते हैं. कभी भी 12 के आगे AM एंड PM नहीं लगता. पंचुअली का मतलब है समय का पाबंद होना, टू बी ऑन टाइम ऑलवेज. So every day our astrologer, who is the main character of the story, at 12 o'clock in the afternoon, he would open his bag and spread out his professional equipment. Professional मतलब जो काम से related हो, जो आपके प्रोफेशन जो आप काम करते हो उससे रिलेटेड हो. एंड इक्विपमेंट का मतलब होता है थिंग्स, गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज. जो कोई पेन, नोटबुक जो अपन स्टूडेंट्स यूज करते हैं, आर फाइल्स, our folders, this is all our equipment. So our astrologer at 12 o'clock every day in the afternoon अपना बैग खोल के वो अपना सारा जो सामान था अपने काम से रिलेटेड वो उसको बंडल में से निकाल के स्प्रेड करता था. अब क्या क्या था इस प्रोफेशनल इक्विपमेंट में? अ डजन काउरी शेल्स. डजन का मतलब होता है इट इज अ कलेक्टिव नाउन फॉर एनीथिंग दैट इज 12 इन नंबर. कोई भी 12 चीजें अगर किसी बंडल में हो तो उसे अ डजन कहा जाता है. इफ देर आर 12 बनानास यू विल कॉल इट अ डजन ऑफ बनानास. वैसे काउरी इज अ सी एनिमल.
जिसके ऊपरी कवच हार्ड कवच होता है विच इज ऑल्सो नोन एज अ शेल। तो काउरी शेल्स थे उसके पास 12, वो उसने ऐसे निकाल के रखे। अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट। एक स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ था, कपड़ा था, जिसके ऊपर ऑब्सक्योर मतलब वो चीज़ जो हमें समझ ना आए, समथिंग दैट वी आर नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। मिस्टिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू मैजिक, समथिंग मिस्टीरियस, जिसमें कोई मिस्ट्री छुपी हो, उसे मिस्टिक कहते हैं। तो ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स का मतलब है उन पे कुछ ऐसे चित्र बने थे उस कपड़े पे जो आम आदमी को समझ ना आए। ओनली ही अंडरस्टूड, द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी अंडरस्टूड। Then he had a notebook and he also had a bundle of Palmyra writings. Palmyra is a type of a palm tree. तो palm tree के जो leaves होते हैं वो ऐसे बड़े होते हैं काफी, उन पे कुछ राइटिंग थी, कुछ लैंग्वेज से कुछ लिखा था, ऐसे उसके पास कुछ लीव्स थे। तो कितनी चीजें हो गई? डजन काउरी शेल्स, देयर वाज अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ जिसके ऊपर कोई ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स बने थे, एक नोटबुक थी और पमायरा राइटिंग थी उसके बाद। 4 चीज़ उसने अपने बैग से निकाल के 12 बजे अपने मार्केट में जब वो गया अपना काम स्टार्ट करने, तो उसने बैग से निकाल के रखे। अब आगे की लाइन में बताया गया है कि हमारे एस्ट्रोलॉजर का रूप कैसा था, हाउ डिड ही लुक? His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp, abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. तो अक्सर आर के नारायण की स्टोरीज में जो सेटिंग होती है जगह की बिफोर द एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट्स, वो काफ़ी अच्छे से दी होती है। ही लाइक्स टू डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट, कैरेक्टर्स ने क्या पहना होता है, कैरेक्टर किस सेटिंग में है। तो यही सब चल रहा है यहाँ पे। हमारे एस्ट्रोलॉजर दिखता कैसे हमारा एस्ट्रोलॉजर वो बताया गया है। हिज फोरहेड मतलब उनका सर वॉज रिस्प्लेंडेंट, रिस्प्लेंडेंट मीन शाइनिंग with sacred ash and vermilion. The word sacred over here means something that is holy, something that is religious, पवित्र जो कहते हैं, पावन कहते हैं। ऐश मतलब भूति, ऐश मतलब जो कुछ भी चीज जलाने के बाद जो उसकी राख बच जाती है उसे ऐश कहते हैं। तो ये सेक्रेड ऐश मतलब ये पवित्र भूति उन्होंने अपने सर पे लगाई थी अलोंग विद वर्मिलियन। वर्मिलियन मतलब रेड कलर का एक पाउडर, बेसिकली हिंदी में जिसे हम सिंदूर कहते हैं। तो उन्होंने ये अपने टीका और ऐसा टीका बना के लगाया था सर पे। एंड हिज आईज स्पार्कल्ड विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम। उनकी आंखों में एक बहुत ही अलग टाइप की एक चमक थी। एबनॉर्मल मतलब वो जो नॉर्मल ना हो, शार्प मतलब बहुत ही तेज, एंड ग्लीम मीन्स अ स्पार्क और अ सम सॉर्ट ऑफ लाइट। तो उनकी आंखों में एक बहुत ऐसी अच्छा सा एक स्पार्क था जो एक्चुअल में एक आउटकम था। आउटकम मतलब रिजल्ट था उस चीज़ का कि वो कंटिन्यूअसली अपना आजू-बाजू कस्टमर्स ढूँढ रहे थे। वो उन लोगों को ढूँढ रहे थे जिनको अब वो एस्ट्रोलॉजी जिन पे वो कर पाए, जिनके ऊपर वो अप्लाई कर पाए। बट उनके कस्टमर्स जो सिंपल क्लाइंट, सिंपल मतलब वो ओवर हियर भोले-भाले जो नॉर्मल आदमी होता है जिनको एस्ट्रोलॉजी का कोई ज्ञान होता नहीं है, वो जो आजू-बाजू उस मार्केट में घूम रहे थे, उनको वो जब एस्ट्रोलॉजर को देखते थे तो उनको लगता था कि उनकी आँखों की ये चमक कोई प्रोफेटिक लाइट है। प्रोफेटिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू गॉड। प्रोफेसी करना मतलब फ्यूचर बताना, तो प्रोफेटिक मतलब कोई जो फ्यूचर देख पाए, फोरसी कर पाए। ऐसी एक चमक थी उनकी आँखों में। और ये सोच के जो आजू-बाजू के लोग मार्केट में उनके कस्टमर्स, क्लाइंट्स थे, उनको बहुत अच्छा लगता था कि चलो आज मार्केट में एस्ट्रोलॉजर जी बैठे हैं। The power of his eyes was considerably enhanced by their position, placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. The author continues by telling us कि उनकी जो प्लेसमेंट ऑफ द आईज थी उससे वो आंखों की जो चमक थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। बिकॉज आप सेटिंग देखिए ना, ही हैज़ सेक्रेड ऐश एंड सिंदूर ऑन हिज फोरहेड, बिल्कुल फेस चमक रहा है उनका। ही हैज़ डार्क विस्कर्स विच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चीक्स। डार्क विस्कर्स का मतलब होता है मुस्टैच, उनकी मूछ। स्ट्रीम्ड डाउन मतलब टू ट्रैवल डाउन, टू फ्लो डाउन, तो उनकी मूछें से उनके चीक्स के नीचे जाती थी, बड़ी लंबी मूछें थी उनकी, इसका मतलब। तो जब उनका ऐसा रूप था तो इवन अ हाफ विट्स आईज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग।
ऑथर कह रहा है कि चलो ये तो एस्ट्रोलॉजर जी थे, अगर कोई हाफ विट का मतलब होता है स्टूपिड पर्सन, सब सिली पर्सन, अगर कोई बहुत बेवकूफ इंसान भी ऐसी सेटिंग में होता, ऐसे कपड़े पहन के ऐसे सब बैठा है अपनी चीजें लगा के, तो वो भी बड़ा इंटेलिजेंट दिखता, उसकी भी आंखों में वैसा ही स्पार्क आता। आगे पढ़ते हैं। टू क्राउन द इफेक्ट ही वाउंड अ सैफरन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड। टू क्राउन द इफेक्ट का मतलब है ये जो इफेक्ट है उनके जो फेस पे ऐश ने कपड़ों में दिया है, इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने वाउंड, वाउंड इज द पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड टू वाइंड, वाइंड मतलब टू कॉइल, कुछ चीज बांधना। तो उन्होंने अपने सर पे एक सैफरन कलर्ड, सैफरन का मतलब होता है आपकी जो केसर होता है ना, केसर का रंग होता है ऑरेंज, और यू कैन कॉल इट नारंगी। जो नारंगी कलर होता है उस कलर की उन्होंने टर्बन मतलब पगड़ी बांध के रखी थी अपने सर पे। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड पीपल, मतलब ये कलर का जो कॉम्बिनेशन था, अरेंजमेंट था, स्कीम इज कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट ऑफ समथिंग, दिस नेवर फेल्ड। तो किस कलर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है? द ऐश, जो रेड कलर का टीका, ऑरेंज कलर की पगड़ी, उन्होंने कपड़े भी वैसे ही एस्ट्रोलॉजर वाले पहने होंगे जो ज्योतिष पंडित लोग पहनते हैं। तो ये सब कभी फेल नहीं हुआ। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज वर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डालिया स्टॉक्स। कॉस्मोस एंड डालिया दो टाइप के फूल बताए गए हैं, उनकी स्टॉक मतलब उनकी जो डंडिया होती है। ये ऑथर का कहना है कि जैसे मधुमक्खी बीज किसी कलरफुल फ्लावर से अट्रैक्ट होती है, वैसे ही जो लोग थे वो हमारे एस्ट्रोलॉजर के की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली वो इतने अच्छे वेल ड्रेस थे, वाज वेरी कलरफुल लाइक द कॉस्मोस डालिया फ्लावर, उनके आजू बाजू काफी उनका सारा सामान रखा था, उस सेटिंग में लोग उनकी तरफ आकर्षित होते थे। He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. अब ऑथर ने हमें बताया है कि एस्ट्रोलॉजर हमारे जो है मेन कैरेक्टर वो बैठते कहाँ है। तो वो टाउन हॉल पार्क है, वहाँ पे एक रास्ता जाता है, उसके उधर एक टैमरिंड ट्री है। टैमरिंड का मतलब होता है इमली। ऑल ऑफ दीज मीनिंग्स यू विल फाइंड इन द Google spreadsheet that I have attached in the description below। उसमें सारे difficult words के English और हिंदी meanings दोनों हैं। तो you can after this video, during this video, open the link and keep checking the meaning of the word as we are reading through the chapter। तो जो बाउज ऑफ अ स्प्रेडिंग टैमरिंड ट्री, बाउज का मतलब होता है द मेन ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। तो जो बहुत बड़ा टैमरिंड या इमली का झाड़ था वहाँ पे, उसकी जो बहुत मोटी वाली ब्रांचेस थी, उनके नीचे एस्ट्रोलॉजर हमारे जो कैरेक्टर है वो बैठे थे। ही हैड स्प्रेड ऑल हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट विच हैड 5 थिंग्स इंक्लूडेड इन इट, और नो इट हैड 4 थिंग्स इंक्लूडेड इन इट, एंड वो अपना पगड़ी वगैरह पहन के वहाँ बैठे थे। दिस ट्री विच फ्लैंक्ड अ पाथ, फ्लैंक्ड का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट। तो जो बहुत टैमरिन ट्री बहुत बड़ा होता है, उसकी जितनी लीव्स है, जो बहुत उसका आकार है, उसकी वजह से टाउन हॉल के वहाँ जो रोड बनाई गई है उस पर शेडो आती थी। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लैंक्ड, मतलब वो उस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहा था। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज। रिमार्केबल का मतलब होता है ब्यूटिफुल, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, उसका नाम है, उसका मीनिंग है रिमार्केबल। तो इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज। ओके, तो अभी तक ऑथर ने अपने को बताया है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है द एस्ट्रोलॉजर, वो क्या क्या कैरी करता है अपने साथ, वो कैसा दिखता है, वो एग्जैक्टली बैठता कहाँ पे है, और लोगों का क्या रिएक्शन होता है हमारे एस्ट्रोलॉजर के लिए। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। A surging crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night। Surging का मतलब होता है बढ़ना, increasing। Surge means an increase। तो surging जो उसका verb है उसका meaning है an increasing। Crowd मतलब जो भीड़ है, was always moving up and down this narrow road। कौन सी narrow road? जो टाउन हॉल पार्क के थ्रू जाती है, उस रोड की बात हो रही है। यहाँ पे सुबह से शाम, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, जो क्राउड था वो बढ़ता ही रहता था। ऐसा सर्जिंग क्राउड का मतलब है क्राउड इंक्रीज होता है, लोग आते जाते रहते थे काफ़ी सारे वहाँ पे। अब ऑथर ने सराउंडिंग्स को डिस्क्राइब किया है काफ़ी अच्छे से।
उन्होंने बोला है वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वर रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे। वो कह रहे हैं कि जो पूरे रोड पे है, ऐसे हमारे सिर्फ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी दुकान नहीं लगाई है, अलग अलग वहाँ पे ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस। ट्रेड मतलब जो बिजनेस होता है वो, ऑक्यूपेशन मतलब काम। तो अलग अलग टाइप के बिजनेसेस चल रहे थे उस रोड पे, लोग काम कर रहे थे, देर वर सर्विसेज टू बी ऑफर्ड एंड दे वर रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग द वे। ऑल अलोंग द वे मतलब जो रोड था। मेडिसिन सेलर्स, दवाई बेचने वाले, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, बेसिकली जो हम चोर बाजार जिसे जानते हैं, वैसे भी दुकानें थी वहाँ पे जहाँ पे हार्डवेयर मतलब जो मशीन के पार्ट्स वगैरह होते हैं, जंक मतलब ट्रैश गार्बेज, जो चीज़ें हम डिस्कार्ड कर देते फेंक देते, उन चीज़ों का भी बाजार वहाँ पे टाउन हॉल पार्क में उस सड़क पे लगा था। मैजिशियंस, जादूगर भी वहाँ पे अपना दुकान लगा के बैठे थे। एंड अबव ऑल एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ हु क्रिएटेड इनफ डिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन। एंड सबसे अबव ऑल मतलब ऑथर एक पर्टिकुलर बिजनेस को सबसे ज़्यादा ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ये काफ़ी अट्रैक्टिव था, वो है एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ। ऑक्शनियर का मतलब होता है जो नीलामी करवाता है। नीलामी इज़ एन ऑक्शन। तो नीलामी में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ सेल पे होती है, उसके लिए सब बोली लगाते हैं, एंड जिसकी बोली सबसे ज़्यादा पैसों की होती है वो चीज़ वो जीत जाता है और घर ले जाता है। तो ऐसा एक ऑक्शनियर था। ऑक्शनियर वो इंसान होता है जो नीलामी कराता है। तो चीप क्लॉथ मतलब बहुत ही सस्ते टाइप का कोई कपड़ा वो वहाँ पे बेचता था, और मतलब उसके बिजनेस ने क्रिएटेड इनफ डिन ऑल डे। डिन मतलब शोर, केओस, नॉइज। ऑल डे दिन भर उसके दुकान पे भीड़ लगी रहती थी, शोर मचता रहता था। ऐसा था जैसे पूरा टाउन, जो पूरा सिटी के जितने लोग हैं सब अट्रैक्ट हो रहे थे उसकी दुकान के। तो काफी फेमस ऑक्शनियर था ये। अब ऑथर बताते हैं फर्दर कि क्या क्या सराउंडिंग्स में और क्या क्या हो रहा था। तो ये जो ऑक्शनियर था, नेक्स्ट टू हिम इन वॉसिफेरसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे। अब ये जो ऑक्शनियर था जो सस्ता कपड़ा बेचता था, उनके बाजू में एक वेंडर था। वेंडर मतलब एक सेलर जो चीजें बेचता है उसे वेंडर कहते हैं। इन वोसिफेरसनेस, टू बी वोसिफेरस मतलब टू बी वेरी लाउड, बहुत शोर मचाना, बहुत ही हाइपर जैसा कहते हैं ना वैसा। तो उसके बाजू में एक ऐसा सेलर था जो पूरे शोर शराबे के साथ फ्राइड ग्राउंडनट्स मतलब मूंगफली बेचता था। ग्राउंडनट इज मूंगफली जो छिलके में होती है, वो वाली। वो फ्राई करके वो बेचता था। और वो अपने वेयर को, WARE, वेयर का मतलब होता है उसके गुड्स को, उसके जो प्रोडक्ट था, उसका प्रोडक्ट क्या था, तो फ्राइड मूंगफली जो थी उसकी, उसे हर रोज एक नया नाम, फैंसी नेम, फैंसी का मतलब होता है बहुत ही आकर्षित करने वाला नाम, बहुत ही ऐसा नाइस नेम देता था। किसी दिन वो उसको बॉम्बे आइसक्रीम बुलाता था, किसी दिन दिल्ली आमंड, एंड किसी दिन राजाज डेलिकेसी। और उसके अराउंड पीपल फ्लॉक करते थे। फ्लॉक का मतलब होता है भीड़ जमा करना, टू कम एंड मीट इन लार्ज नंबर्स। तो ये ऐसा एक वेंडर था जो पूरा शोर शराबे, पूरा मस्त एकदम उसका बिजनेस चल रहा था, और वो अपने इन मूंगफलियों को अलग अलग नाम देता था, बॉम्बे आइसक्रीम, दिल्ली आमंड एंड राजाज डेलिकेसी, ताकि ये नाम सुन के जो मार्केट के लोग हैं वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाए और उसका वो मूंगफली खरीदने आए वहां पे। अब इनका क्या रिलेशन है हमारे एस्ट्रोलॉजर से, नेक्स्ट लाइन में दिया है। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड dallied बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू। तो अब ऑथर बता रहे हैं कंसिडरेबल मतलब महत्वपूर्ण, जो पोर्शन मतलब पार्ट। तो इस पूरा क्राउड का जो मार्केट में ये मूंगफली खाने आ रहे हैं, या सस्ता कपड़ा खरीदने आ रहे हैं, या बाकी जितने ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस बताए गए हैं वहां आ रहे हैं, उसमें से काफी मेजॉरिटी हिस्सा लोग हमारे एस्ट्रोलॉजर के सामने भी आते थे, यूज टू कम बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू। डैलीड का मतलब होता है जो वहां पे हैंग कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, वहां पे लॉइटर कर रहे थे बेसिकली, वो हमारे एस्ट्रोलॉजर के पास भी आते थे। The astrologer transacted his business by the light of a flare, which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby.
तो अब एस्ट्रोलॉजर के पास खुद की कोई लाइट सोर्स नहीं थी। वो सुबह 12 बजे बैठता था। ऑब्वियसली जब शाम को सनसेट हो रहा है तो अंधेरे में उसके पास उसकी दुकान के लिए कोई लाइट नहीं थी, क्योंकि उसकी दुकान नहीं थी, वो तो ज़मीन पे बैठता था। तो उसकी लाइट कहाँ से आती थी, वो ऑथर हमें बता रहे हैं। एंड ऑथर स्पेसिफिकली लाइट को इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जो होता है, जो ज्योतिषी होता है, यूजुअली हम देखेंगे किसी मूवी या टीवी सीरीज या कहीं पर भी, जब एस्ट्रोलॉजी, मैजिक और इस सब भविष्यवाणी इन सब की चीज़ें आती है तो यूजुअली अंधेरे में होती है, सेटिंग थोड़ी डिम होती है। इसलिए ऑथर लाइट स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि लाइट की सेटिंग क्या थी हमारे एस्ट्रोलॉजर जो मेन कैरेक्टर है उनके अराउंड। तो एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड मीन्स टू डू समथिंग इज टू ट्रांजैक्ट समथिंग। वो अपना बिजनेस उस लाइट में करते थे विच वॉज क्रिएटेड बाय अ फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड above the groundnut heap nearby. फ्लेयर मतलब लाइट, आग। एक आग थी जो क्रैकल और स्मोक अप मतलब भुभक रही थी वहां पे। ग्राउंडनट हीप जो मूंगफलियों का बाजू में ही हीप मतलब जो बड़ा सा उन्होंने पहाड़ जैसा बनाया होगा, ऑब्वियसली इतनी सारी मूंगफली बेच रहा है उनके बाजू वाला वेंडर। तो वहां पे जो आग की एक छोटी सी लाइट लगी हुई थी जो क्रैकल एंड स्मोक करती थी, उसकी थोड़ी बहुत रोशनी में एस्ट्रोलॉजर भी अपना बिजनेस करता था। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. तो ऑथर बेसिकली कहना चाहते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर का बिजनेस था उसका एन्चांटमेंट मतलब उसकी फीलिंग, वो मैजिकल मिस्ट्री वाली फीलिंग सबसे ज़्यादा बनती थी उस बात से कि वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लाइटिंग या स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं लगा के रखे थे उस रोड पे। तो रोड पे जितने वेंडर्स थे वो अपनी-अपनी लाइट लेके आते थे, किसी कोई बल्ब लाता था, कोई साइकिल लैंप लाता था, अभी हम आगे पढ़ेंगे। बट हमारे एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसी कोई लाइट नहीं थी, वो आजू-बाजू के जितने वेंडर्स, सेलर्स, मार्केट था उसमें से जितनी बहुत लाइट उसके उस जगह पे गिरती थी, उसी में अपना बिज़नेस करता था। द प्लेस वाज़ लिट अप बाय शॉप लाइट्स। तो वही जैसे मैंने अभी बोला कि जो शॉप की लाइट थी, उसकी वजह से ही जितनी रोशनी थी वहाँ पे, एस्ट्रोलॉजर उसी में बिज़नेस करता था। One or two had hissing gas lights, some had naked flares stuck on poles, some were lit up by old cycle lamps, and one or two, like the astrologer, managed without lights of their own. हिसिंग गैस लाइट का मतलब होता है वो जो केरोसिन से चलती है वो लैंप, उसे गैस लाइट कहते हैं। कुछ लोगों को पोल्स पे नेकेड फ्लेयर मतलब आग जिसकी कोई कवच ना हो, कोई लैंटर्न या ऐसा नहीं, खुली आग थी पोल पे, वो लगा के अपना बिजनेस करते थे। कुछ लोग एक साइकिल लैंप लाते, साइकिल लैंप एक टाइप ऑफ लैंप है जो साइकिल्स के आगे पुराने जमाने में लगता था। क्योंकि उस टाइम तो हमारे पास टॉर्च या ऐसा कुछ होता नहीं था, उस टाइम वही लाइट्स होती थी जो केरोसिन तेल पे चलती थी। तो ऐसी कुछ ओल्ड साइकिल लैंप्स लोग लेके आ जाते थे। और एक आध दो ऐसे भी बिजनेसमैन थे हमारे एस्ट्रोलॉजर की तरह जिनके पास खुद का कोई लाइट सोर्स नहीं होता था, वो आजू बाजू मार्केट में जितनी लाइट है उसी में अपना काम चला लेते थे। इट वॉज अ बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शैडोज। तो पूरे सेटिंग में ऐसे आड़ी तिरछी लाइन, क्रिस क्रॉस मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को काट रही हो, ऐसी लाइट की जो रेस थी, जो किरणें थी, वो एक बिविल्डरिंग का मतलब होता है बहुत ही कंफ्यूजिंग, जिसे हम फिगर आउट ना कर पाए कि ये कहाँ से आ रही है लाइट। ऐसा एक क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट्स बनता था वहां पे, एंड मूविंग शैडोज। This suited the astrologer very well for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life, and he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. तो बताया गया है यहाँ पे कि ये जो क्रिस क्रॉस लाइट्स थी, जो कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट था, ये हमारे एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत बढ़िया था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की खुद की लाइफ में जब उन्होंने काम शुरू किया एज एन एस्ट्रोलॉजर, उनको नहीं पता था कि उनकी खुद की लाइफ में अगले मिनट क्या होने वाला है, और अगर खुद ही को नहीं पता तो दूसरों को कैसे बताएंगे। He was as much a stranger to the stars as his innocent customers.
तो ऑथर बता रहे हैं कि इन द बिगिनिंग ऑफ हिज प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर को एस्ट्रोलॉजी के बारे में विच कंसर्न्स विद द स्टडी ऑफ द पोजीशन ऑफ स्टार्स, द सन, मून, द प्लैनेट्स, इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट उतना ही पता था जितने उनके कस्टमर्स को पता था, विच इज नथिंग। कस्टमर्स को भी कुछ नहीं पता था, इसलिए ऑथर कह रहे हैं कि हमारे एस्ट्रोलॉजर को भी उतना ही पता था जितना उनके मासूम कस्टमर्स को पता था। Yet he said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork. अब ऑथर बता रहे हैं कि कोई नॉलेज न होने के बावजूद भी हमेशा हर कस्टमर प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड हो जाता था। प्लीज्ड मतलब खुश हो जाना, एंड एस्टोनिश मतलब दंग रहना, शॉक हो जाना। बिकॉज एस्ट्रोलॉजर जो काम करता था, इट वॉज मोर अ मैटर ऑफ, मतलब उनका काम का नॉलेज से ज़्यादा लेना देना था स्टडी, मतलब जो वो पढ़ते थे उससे, प्रैक्टिस जो वो काम करते थे रोज, एंड श्रूड गेस वर्क। श्रूड का मतलब होता है स्मार्ट, वेरी क्लेवर, जो हम चालाक कहते हैं ना वो। एंड गेसवर्क का मतलब होता है तुक्का लगाना, एस्टिमेशन करना। तो उनका जो काम था एस्ट्रोलॉजर का, एक्चुअल स्टडी ऑफ द प्लैनेट से ज़्यादा तो तुक्का, सही एकदम एजुकेटेड गेस लगाना, थोड़ा स्टडी जो उन्होंने की थी, इतने साल लोगों को पढ़ा था उन्होंने, और इतने सालों से जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसी का नतीजा था। All the same, it was as much an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried at the end of the day. तो डिस्पाइट, ऑथर बता रहे हैं कि डिस्पाइट नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, हमारा एस्ट्रोलॉजर जो भी काम करता था उससे उसको जितने वेजेस, वेजेस मतलब उसकी पे, उसकी सैलरी, उसको जितना आमदनी आती थी, ही यूज टू डिजर्व दैट। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल उन्होंने भी इतने साल स्टडी किया है, प्रैक्टिस की है, लोगों के साथ इतना वार्तालाप करने पे उनको सीखने को मिला है, तो वो जो आज पैसे कमा रहे हैं, इट इज़ एन ऑनेस्ट मैन्स वर्क। ऐसा नहीं है कि चोरी चकारी कर रहे हैं या एस्ट्रोलॉजर हमारा चालाक है और बिना किसी बात के वो लोगों को उल्लू बना रहा है, ऐसा हमारे ऑथर नहीं कह रहे हैं। आगे कंटिन्यू करते हुए, he had left his village without any previous thought or plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying, and ripening in his cornfield and ancestral home. तो ऑथर अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर एस्ट्रोलॉजर की थोड़ी सी हिस्ट्री या पास्ट बता रहे हैं। द ऑथर सेज दैट अगर हमारे एस्ट्रोलॉजर ने अपना विलेज नहीं छोड़ा होता विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, मतलब बिना किसी सोच विचार या किसी प्लान के साथ, तो वो वहीं उसी गांव में रहते और अपने फोर फादर्स का काम कैरी करते। फोर फादर्स मतलब हमारे जो जिन्हें हम परदादा कहते हैं, राइट, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पहले की जितनी भी जनरेशन्स थी, वो जो काम करते थे विलेज में, हमारे एस्ट्रोलॉजर ने शायद वही काम कंटिन्यू किया होता। ये काम क्या था? टिलिंग द लैंड। टिलिंग का मतलब होता है खोदना। जो हल चला के लैंड खोदते हैं उसे टिलिंग कहते हैं। फिर टिलिंग करने के बाद द सीड्स जो होती है वो सो की जाती है, द फील्ड इज वाटर्ड एंड उसके बाद फसल उगती है। तो यही टिलिंग का बेसिकली मतलब है फार्मिंग करना यहाँ पे। तो ऑथर का कहना है अगर एस्ट्रोलॉजर बिना किसी सोच विचार के विलेज नहीं छोड़ते अपना, तो वो अपने ही गांव में अपने पूर्वजों का काम संभालते, जो बेसिकली खेतीबाड़ी का काम है। लिविंग, मैरिंग मतलब उन्होंने वहीं शादी करके बच्चे कर लिए होते। राइपनिंग, यहाँ पे टू राइपन मतलब टू मैच्योर। किसी फ्रूट को जब हम राइप कहते हैं तो मतलब वो पक गया है, बट यहाँ पे राइपनिंग का मतलब है टू एज। राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम, मतलब हमारे जो एस्ट्रोलॉजर है वो वही बूढ़े हो जाते हैं उनके विलेज में और उनके एंसेस्ट्रल होम में। एंसेस्ट्रल होम का मतलब है जो घर कई जनरेशन्स ने उसी घर में अगर रहा हो किसी फैमिली के, तो उसे एंसेस्ट्रल होम कहते हैं। मतलब उनका जो पुश्तैनी घर है वो वहीं पे रह जाते। बट दैट वॉज नॉट टू बी। ऑथर कहते हैं बट ये प्लान नहीं था एस्ट्रोलॉजर का, ये नहीं होता। He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles.
ऑथर किसी अर्जेंसी या किसी रीज़न को हिंट कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर को विलेज क्यों छोड़ना पड़ा, बट अभी तक उन्होंने वो रीज़न बताया नहीं है। बट ऑथर कहता है कि बिना किसी को घर पे बताए उनको वो गाँव छोड़ना ही पड़ा, और वो तब तक नहीं रुक पाए जब तक उन्होंने कपल ऑफ 100 माइल्स, कपल मतलब 2, 100 तो 200 माइल करीब-करीब दूर ना आ गए हो अपने विलेज से, तब तक वो रुक नहीं सकते थे। To a villager, it was a great deal, as if an ocean flowed between. तो 200 किलोमीटर से ज़्यादा होते हैं 200 माइल्स, मान लो 300 किलोमीटर है, तो 300 किलोमीटर किसी शहर वाले इंसान के लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी, बट एक विलेजर के लिए, गांव वाले इंसान के लिए काफ़ी बड़ी बात थी। एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन, ऑथर ये जताना चाहते हैं ये बोल के कि 300 किलोमीटर एक गांव वाले के लिए ट्रैवल करना बिकम्स द डिस्टेंस विच इज द डिस्टेंस ऑफ एन ओशन। ऐसा मानो कि जैसे कोई समुंदर बीच में हो, उनके गांव और वो जहाँ गए थे उस जगह के बीच 300 किलोमीटर इतनी बड़ी बात होती है एक विलेजर के लिए। He had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money, and the tangles of human ties. तो अब हमें ऑथर बता रहे हैं कि हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है वो काम कैसे करता था। तो ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस। एनालिसिस मतलब किसी चीज़ को जांचना, किसी चीज़ को समझना। तो हमारे एस्ट्रोलॉजर के पास एक बहुत अच्छी समझ थी किस बात की, तो मैनकाइंड्स ट्रबल मतलब जो इंसान की तकलीफ़ें होती है उसकी, मैरिज शादी, मनी पैसा, एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज। टैंगल्स मतलब जो उलझने होती है व्यक्तियों के रिश्तों की, उनकी उलझने, और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझते थे हमारे एस्ट्रोलॉजर जो कैरेक्टर है। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन्ड हिज परसेप्शन, विद इन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। तो ऑथर कह रहे हैं कि उन्होंने इतने सालों से प्रैक्टिस किया है इस आर्ट को कि 5 मिनट ही बात करते वो इंसान के साथ समझ जाते थे कि उस इंसान की तकलीफ मुसीबत क्या है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ही चार्ज्ड 3 pies per question, never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. तो अभी ऑथर बता रहे हैं कि 3 pies फॉर एवरी क्वेश्चन। पाई टिल 1947 इंडिया में एक प्रकार की करेंसी थी जिसका मूल्य वाज 1/3 ऑफ अ पैसा। तो 1/3 ऑफ अ पैसा को एक पाई कहते थे। तो हमारे एस्ट्रोलॉजर का जो कैरेक्टर है वो 3 pies पर क्वेश्चन चार्ज करते थे, और तब तक मुंह नहीं खोलते थे जब तक उनके कस्टमर ने एटलीस्ट 10 मिनट्स बात ना की हो। क्योंकि 10 मिनट अपने कस्टमर की बातें सुन के हमारे एस्ट्रोलॉजर के पास उतना मटेरियल गैदर, इंफॉर्मेशन गैदर हो जाती थी कि वो एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस का तो जवाब दे ही दे, या कोई एडवाइस दे दे। एडवाइस का मतलब होता है टू सजेस्ट समथिंग, या किसी को कुछ बताना, उसे एडवाइस कहा जाता है। When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest results of your efforts, 9 out of 10 were disposed to agree with him. अब यहाँ पे ऑथर एक एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर उन्होंने किसी आदमी के पाम मतलब जो हाथ होता है उसको गेज करके, गेजिंग मतलब देखना, अगर किसी के हाथ देख के एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि कई तरीकों से तुम्हें तुम्हारे एफर्ट्स मतलब तुम जो हार्ड वर्क कर रहे हो उनका फल नहीं मिल रहा तुम्हें, तुम्हारे कर्मों का, तो ऑब्वियसली 10 में से 9 लोग दे वर डिस्पोज्ड टू अग्री विद हिम। डिस्पोज्ड का मतलब होता है इंक्लाइंड, किसी चीज के लिए विलिंग या रेडी रहना। तो ऑथर बता रहे हैं कि जब एस्ट्रोलॉजर ऐसा कोई लाइन बोल देते थे किसी के सामने, किसी का हाथ देख के कि तुम कर्म तो अच्छे कर रहे हो, तुम्हें फल नहीं मिल रहा है तुम्हारे कर्मों का, तो 10 में से 9 जन मानने को तैयार होते थे कि हाँ ये शायद सच होगा। अगर और ही क्वेश्चन, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू। ऑथर एक और एग्जाम्पल दे रहा है कि कभी कभी एस्ट्रोलॉजर ऐसा क्वेश्चन अपने कस्टमर्स से पूछता था कि तुम्हारे घर में ऐसी कोई महिला है, डिस्टेंट रिलेटिव मतलब कोई दूर की रिश्तेदार जिनसे तुम्हारी अच्छे से बनती नहीं है, or he gave an analysis of character. Most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with Saturn where he is? तो ऑथर एक और तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यूजुअली एस्ट्रोलॉजर कैसे अपना बिजनेस करते थे। वो कुछ कस्टमर्स को ये बोलते थे कि तुम्हारे
वो कैरेक्टर जो उनका चरित्र होता था उसकी एनालिसिस करते थे, मतलब वो चरित्र डिस्कस करते थे और बोलते थे कि तुम्हारी जितनी मुसीबतें हैं उसमें से सबसे ज़्यादा मुसीबतें तुम्हारे नेचर, मतलब तुम्हारा जो चरित्र है, तुम्हारा जो रहन-सहन है उसकी वजह से है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज। अब वो इसका दोष डाल देते थे प्लैनेट सैटर्न पे। वो कहते थे सैटर्न की पोजीशन तो ऐसी है, तुम्हारा नेचर ये नहीं होता तो और क्या होता। फिर आगे बोलते हैं यू हैव एन इम्पेटुअस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर। इम्पेटुअस मतलब बहुत ही इम्पल्सिव, जो बहुत चुलबुल हो, जिसको बहुत चीजें जल्दी जल्दी करने की आदत हो, जो कई बार गड़बड़ कर देता था हड़बड़ी में, ऐसा नेचर है। और एक रफ एक्सटीरियर है। रफ मतलब तुम बाहर से बहुत स्ट्रांग और ऐसे लगते हो सबको कि तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट हो ऐसे। This endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. ऐसी लाइन बोलने के बाद ऑथर कह रहे हैं कि दिस एंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, मतलब कस्टमर को तो बहुत ही भा जाते थे एस्ट्रोलॉजर हमारे कैरेक्टर, क्योंकि हम में से जो सबसे सिंपल माइल्डेस्ट, मतलब जो सबसे सिंपल कोमल लोग, शांत लोग हो, उनको भी ये सोच के बहुत अच्छा लगेगा कि हमारा एक फॉरबिडिंग एक्सटीरियर है, मतलब बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट हम बाहर से लुक देते हैं लोगों को। किसी को भी ये सुनना अच्छा लगेगा, इसीलिए जैसे ही एस्ट्रोलॉजर ऐसा कुछ बोलते हैं वो बहुत ही भा जाते हैं लोगों को। अभी आगे वापस हम प्रेजेंट में आ जाते हैं एंड ऑथर अपनी कंटिन्यू करता है स्टोरी कि शाम जब हो जाती है, पूरा उन्होंने बताया मिड डे से लेके क्या हुआ है अभी तक, थोड़ा पास्ट में गए, हिस्ट्री बताया, एनवायरनमेंट बताया, बट अब आ गए हैं स्टोरी पे। The nuts vendor blew out his flare and rose to go home. This was a signal for the astrologer to bundle up too, since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. अब शाम की बात हो रही है, जब सनसेट हो चुका है, अंधेरा होना शुरू हो गया है, और जो नट्स वेंडर है बाजू में, जो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे अच्छे नाम देता है रोज, जो मूंगफली बेचता है, उसने भी अपनी जो आग है, फ्लेयर इज दी फायर, जो लाइट लेके आया है वो ब्लू आउट मतलब बुझा दी है, और वो भी उठ गया है घर जाने के लिए। जब वो ऐसा करता है तो हमारे एस्ट्रोलॉजर को भी सिग्नल मिल जाता है कि उसका भी टाइम हो गया है अपनी चीजें बंडल अप मतलब समेटना और घर जाना, क्योंकि इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर। क्योंकि जब नट्स वाला वेंडर बाजू वाला अपना सब बोरिया बिस्तर बांध के घर जाता था, तो बहुत कम लाइट बच जाती थी उस मार्केट में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की मेन सोर्स ऑफ लाइट उनकी बाजू वाली दुकान से थी, जो एक मूंगफली बेचने वाला इंसान था। बट कहीं से कुछ ग्रीन लाइट, मतलब बहुत कम कुछ लाइट आके बस उनके ग्राउंड तक रुक जाती थी। He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। ऑथर कह रहे हैं कि उन्होंने अपने काउरी शेल्स उठाए और जितना बाकी का पैराफिनालिया था, पैराफिनालिया का मतलब होता है उनका जितना सामान था, जो सामग्री थी उनके सामने चीज़ों की, वो सारी इकट्ठा की और अपने बैग में डाली। तभी जो ग्रीन लाइट बस उनके आगे आके जो रुक जाती है, हल्की सी लाइट, वो किसी ने ब्लॉक कर दी थी। ब्लॉटेड आउट मतलब ब्लॉक कर देना। He looked up and saw a man standing before him. एस्ट्रोलॉजर जी ने ऊपर देखा, उन्होंने देखा कि एक आदमी खड़ा है उनके सामने। तो इस वीडियो में हम बस कहानी यहीं तक ही पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। इस वीडियो में जितने शब्द समझाए गए हैं उनका इंग्लिश और हिंदी मीनिंग का मैंने एक गूगल स्प्रेडशीट बनाया है, उसकी लिंक अटैच की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे स्टोरी में क्या होता है। सो आई होप मैंने जो इस वीडियो में समझाया है वो आप लोगों को समझ आया। एंड माई मेन एम ऑफ मेकिंग दीज वीडियोज इज टू मेक द लैंग्वेज ऑफ द चैप्टर सिंपलर, क्योंकि कई बार कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ करने की वजह से या कई सारे फ्रेजेस यूज़ हो जाते हैं चैप्टर में, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। इसलिए आई थिंक हिंदी में समझाने से चीज़ें ज़्यादा रिलेटेबल बन जाती है अपने लिए। डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर दिया है। फील फ्री टू रीच आउट एनी टाइम, ड्रॉप मी एन ईमेल और अ टेक्स्ट अगर कोई डाउट हो कभी तो।